आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। IVF हमारे देश में धीरे धीरे बांझपन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो IVF एक बांझपन का इलाज है, जिसमें अगर मरीज के नले बंद होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नले का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ता है। हम शरीर में से अंडों को बाहर निकालते हैं और मशीन में उनके हस्बैंड का पानी मिला के बच्चा बनाते हैं और वो बच्चा फिर जो है बच्चेदानी में रखा जाता है। IVF की शुरुआत कब हुई थी और हिंदुस्तान में कब इस तकनीक का पहली बार इस्तेमाल करा गया? IVF वर्ल्ड में तो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। 70 के दशक में जो है IVF के बारे में ट्रायल किए जाने लगे थे, ग्रेट ब्रिटेन में, US में, UK में। लेकिन पहला IVF बेबी जो पैदा हुआ था वो 1978 में हुआ था। हम सभी लोगों को पता है। मेरे ख्याल से उनका बर्थ जो है 25 जुलाई 1978 में हुआ था। लुइस ब्राउन, वी ऑल नो है। उसके बाद में इसका तकनीक का इस्तेमाल जब सक्सेसफुल, लेकिन उस समय रिजल्ट्स बड़े पुअर थे, तो इस तकनीक में फर्दर एडवांसमेंट होती रही और उसके बाद इस तकनीक का इस्तेमाल हिंदुस्तान में शुरू हुआ। और हिंदुस्तान में करीब करीब 10 साल बाद 83 में पहला IVF बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था हर्षा चावला। एक्चुअली नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो नॉर्मली जो कंसीव हो जाते हैं वो हो जाते हैं। जो इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस है करीब करीब 25% के अराउंड है। और इनफर्टिलिटी के मरीजों में भी ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनका जनरल वे में ट्रीटमेंट हो जाता है। मरीज हमारे पास आता है, हम देखते हैं उसके अंदर क्या कमी है। अगर कोई हार्मोन्स की कमी है या कोई फाइब्रॉइड है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कर देते हैं। जब उसका इलाज कर देते हैं तो उसके बाद में अक्सर मरीज नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है या फिर हम IUI करते हैं। IUI में हम ऐसा करते हैं कि हस्बैंड का सैंपल लैब में लेकर के टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट करने के बाद उसे यूट्रस में डाल देते हैं। ये IUI है। और इसके बाद अगर किसी के नले बंद होते हैं या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या सीमेन काउंट्स बहुत कम होते हैं तो ऐसे कंडीशन में IVF किया जाता है। IVF को लेकर कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि जो IVF के थ्रू जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको मेंटली डिसऑर्डर की समस्या, या IVF जो ट्रीटमेंट है बहुत ही पेनफुल होता है, तो कितनी सच्चाई है इनके अंदर? नहीं, दोनों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर हम IVF ना भी करें, नेचुरल कंसीविंग भी हो, लेकिन अगर बच्चे के माता पिता की उम्र ज़्यादा है, जैसे एक उम्र के बाद में आदमियों के सीमेन में भी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, एंड्रोपॉज हो जाता है, और औरतों में भी 45 साल के बाद अंडे सही से नहीं बनते, रादर 35 साल के बाद। तो अगर अंडों की क्वालिटी सही नहीं होगी और सीमेन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे बच्चों में एज के साथ कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस की बड़ी उम्मीद रहती है। तो ये नेचुरल प्रेगनेंसी में भी उतना ही है। और IVF में भी नॉर्मली IVF में क्या होता है कि लोग बाग यंग एज में तो ट्राई करते रहते हैं, इधर उधर डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं। फिर IVF में खर्चा बहुत होता है तो लोग बाग IVF के लिए आसानी से डॉक्टर के पास नहीं तैयार होते कराने के लिए, तो उनकी उम्र इस सब मौके पर बढ़ जाती है। तो अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और आदमी की उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो जो बच्चा बनेगा उसे पैदाइशी जन्मजात जो अनुवांशिक या जन्मजात बीमारियों के रिस्क थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी भी इस उम्र में होगी तब भी यही इंसिडेंस रहेगी, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है मैम, ये तो थी जानकारी IVF को लेकर। गाजियाबाद में IVF कब स्टार्ट हुआ और पहला बच्चा, जैसे हमने सुना है कि यहाँ जुड़वा होते हैं, उसका 3 बच्चों ने भी जन्म लिया है, क्या संभव है कि जुड़वा या फिर 3 डॉक्टर किसी तकनीक के जरिए उसे कर सकते हैं, ये नेचुरल होता है? IVF गाजियाबाद में एक तो पहला एक और सवाल आपने पूछा था कि IVF बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो इसमें पेनफुल प्रोसीजर इसलिए नहीं होता है कि इससे मेनली इंजेक्शंस लगते हैं। अंडे निकालने के प्रोसीजर में बहुत हल्का सा एनेस्थीसिया दिया जाता है और बच्चा जब डाला जाता है तो एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं होती। तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, इसमें बस खाली इंजेक्शंस लगते हैं 10-12 दिन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो वो झेलना पड़ता है मरीज को। दूसरा, गाजियाबाद में जो IVF हमने स्टार्ट किया है, हम लोगों ने यहाँ पर गाजियाबाद में सबसे पहला IVF सेंटर हमारा खुला था, गणेश रेस्क्यू बेबी सेंटर।
2004 में हमने ये खोला था और 2005 में 2006 में पहला बच्चा पैदा हुआ था। 2005 में हमने स्टार्ट किया था, 2006 में पहला बच्चा स्टार्ट हुआ था और तब से ये IVF सेंटर जो है वो बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमारे पास यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और बहुत सारे मरीजों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि IVF में उनके पास चॉइस होती है कि उनको लड़का चाहिए लड़की, क्या ये मिथ है या इसमें भी सच्चाई है कोई? नहीं, ये संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जब हम अंडे निकालते हैं, सीमेन मिलाते हैं, बच्चा बनाते हैं और वो एम्ब्रियो 8 सेल एम्ब्रियो बनता है, उससे यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। आजकल जो नई टेक्निक्स आई हैं, हम लोग भी वो अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर होता है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मशीन में हमारे माइक्रोस्कोप में बिल्कुल एक जैसा दिखता है। तो हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम कौन सा डाल रहे हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो IVF में लड़का है या लड़की, ये तो सिलेक्शन संभव ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस को डायग्नोज करने के लिए PGT टेस्टिंग होती है, वो कराते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को डायग्नोज करती है। अगर किसी बच्चे में कोई कमी होती है तो हम इस तरह के बच्चों को फिर यूट्रस में नहीं डालते हैं। तीसरा सवाल, ट्विंस और ट्रिपलेट्स का, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितने बच्चे यूट्रस में डाले हैं। अगर हमने 2 बच्चे डाले हैं तो ट्विंस होंगे, अगर हमने 3 डाले हैं तो ट्रिपलेट्स होंगे, और अगर हमने 2 डाले उनमें भी कभी कभी एक ही बच्चा यूट्रस के अंदर पकड़ा जाता है तो एक ही बच्चा होता है। कई बार हम 3 डालते हैं, उनमें भी एक ही बच्चा होता है। तो हम 3 डालें तो उसमें ट्विंस की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्विंस हो या ट्रिपलेट्स हो। पहले निसंतान दंपति होते थे, बहुत रेयर निकलते थे कि किसी कारणवश उनके परिवार नहीं बढ़ पा रहा है। आपके लंबे अनुभव के बाद आपने ये बता सकते हैं कि ये अब जेनेटिक हो गया है या खान पान की वजह से हो गया है या जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से ये केसेस अब बढ़ रहे हैं जो लोग IVF की तरफ मूव कर रहे हैं? देखिए, इसके सबसे ज़रूरी और सबसे पहला कारण है कि आजकल लड़कियां अक्सर करियर ओरिएंटेड होती हैं, तो उनकी शादियां बड़े उम्र में होती हैं। पहले ज़माने में लड़कियों की शादियां अक्सर 18-19 साल में, 20 साल में हो जाया करती थी। हमारी मम्मी लोगों के ज़माने में, मेरी मम्मी की भी अब शादी हुई थी, 17 साल की थी। मैं मेडिकल कॉलेज में थी, डॉक्टर थी, लेकिन फिर भी मेरी शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी जब हमने हाउस जॉब स्टार्ट किया था। तो पहले पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखते थे। कारण ये है कि लड़कियों की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो 20 से लेकर 35 के बीच में होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडे की क्वालिटी घटती है। तो एक तो ये कारण है कि बड़ी उम्र में करियर ओरिएंटेड लड़कियों की शादियां होती हैं, फिर वो 1-1.5 साल बच्चा चाहते नहीं है। जब वो चाहते हैं तब तक उनके अंडों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जो ये जंक फूड है, जो पिज़्ज़ा, पास्ता, इटालियन फूड है, इस तरह की चीज़ें, जो इनमें एजिनोमोटो टाइप के जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। और इसके अलावा मोटापा जो है वो एक जो है बीमारी की तरह फैला हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। PCOD बहुत कॉमन हो गई है। दूसरा कारण ये कि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार बहुत सारी दवाइयाँ हमें खिलानी पड़ती हैं, तो उनका भी साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत आता है। तो जेनेटिक चांसेस तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये मेन तो है कि बड़ी उम्र में बच्चे पैदा करना और उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। डॉक्टर साहब, एक सवाल अब ये बनता है कि IVF टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में छा चुकी है। जिस किसी को परिवार बढ़ाना है उसके लिए एक मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। अब इस पर बात आती है खर्चे की। क्या ये आम आदमी की पॉकेट को अलाउ करता है? 2 बातें। पहली बात तो ये कि जब हम IVF स्टार्ट करते हैं तो इसमें रिजल्ट्स 100% नहीं होते हैं। जिसका IVF किया उसको बच्चा जरूर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 50-60% से ज़्यादा कितने भी अच्छी टेक्निक्स आ गई, इससे ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं हैं। तो पैसा लगाने के बाद आपको बच्चा मिलेगा या नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी कोई भी डॉक्टर नहीं ले सकता, नंबर 1। नंबर 2, इसमें खर्चा करीब 2 लाख के आसपास एक साइकिल का 2 से 2.5 लाख का बैठता है। भले ही हॉस्पिटल में लैब चार्जेस हमारे कम लगें, लेकिन मेडिसिन में, दवाइयों में, ब्लड टेस्ट में, इन सब में बहुत पैसा खर्च होता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये काम कुछ रिसर्च टाइप का होता है, जिसमें हम पीरियड के नेक्स्ट डे से मरीज को डेली 12-13 दिन इंजेक्शंस लगाते हैं,
नॉर्मली हर महिला को एक बार में 1 अंडा 1 महीने में बनता है। 1 अंडा निकालते समय खराब हो जाता है कई बार, तो इसलिए हमें ज़्यादा अंडे बनाने होते हैं। जब ज़्यादा अंडे बनाने होंगे तो उसके इंजेक्शंस लगेंगे, वो इंजेक्शंस बड़े कॉस्टली होते हैं। फिर उसके बाद में 12-13 दिन बाद वो अंडे निकाल लिए जाते हैं, मशीन में उनमें हस्बैंड का पानी मिला के बच्चा बनाया जाता है। तो उस सब चीज़ों में पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, काफ़ी डिस्पोजेबल्स लगते हैं, और इसके अंदर जो मीडिया आता है वो भी काफ़ी खर्चीला होता है। और इसके बाद में IVF की प्रेगनेंसी को संभालने के लिए, जैसे हम कोई पौधा रोपते हैं तो उसके लिए खाद देनी पड़ती है, बीज डालते हैं तो खाद देनी पड़ती है, इसी तरह कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं मरीज़ को ताकि ये जो आर्टिफिशियल बच्चा है मशीन में बना है ये यूट्रस ले ले। तो इन सब चीज़ों में एक्सपेंडिचर आता ही है। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि हमने देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी में या सिजेरियन के बाद महिलाओं के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और उनको कुछ बीमारियों का, जैसे मोटापा हो गया, थायराइड हो गया, इस समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। क्या IVF में भी इस तरह की परेशानियां महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं? जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस है वही कॉम्प्लिकेशंस IVF के बाद है। IVF का मतलब ये है सिर्फ कि हमने बच्चा बाहर बनाया, यूट्रस में डाल दिया। जब यूट्रस में डाल देंगे तो उसके बाद चाहे वो IVF का बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी का बच्चा हो, बिल्कुल एक तरह से प्रेजेंट करेगा और डिलीवरी के बाद भी एक तरह से ही प्रेजेंट करेगा। आपके लंबे अनुभव के बाद आपने सैकड़ों डिलीवरी या करवाई IVF के थ्रू या नॉर्मल हो, आप आज की जनरेशन या महिलाओं के लिए क्या ऐसा एक टिप्स देना चाहती हैं कि जो समय रहते उनके लिए हैप्पी फैमिली हो और फ्यूचर में उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े? हाँ, मैं ज़रूर देना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप तो ये है कि हमारे मम्मी पापा लोग जिस तरीके से एक पर्टिकुलर एज पर टाइमली शादियाँ करके टाइमली बच्चे करते थे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों के लिए करियर ज़रूरी नहीं है, करियर बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ साथ ही एजुकेशन नॉर्मली 23-24 साल में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद शादी करके बीच में 4 या 5 साल का गैप तो उन्हें लेना ही पड़ेगा अपनी फैमिली कंप्लीट करने के लिए। चाहे अगर 30 साल में आप शादी करेंगे तो उसके बाद आपको 5-6 साल का गैप लेना पड़ेगा अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपनी फैमिली को स्टेबलाइज करने के लिए। तो बेटर है कि शादी के तुरंत बाद उसको ले लिया जाए और 4-5 साल में अपना बच्चों को स्टेबलाइज करने के बाद में जब वो थोड़े इतने समझ जाएं, उसके साथ साथ आप करियर को कंटिन्यू करें। सबसे ज़रूरी टिप तो ये है जो मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपेक्ट करी कि इंटर्नशिप हाउस जॉब करते समय शादी हो गई, उसके बाद में बच्चे हो गए। उस समय हम थोड़ा कम काम करते थे, 2-3 घंटे काम करते थे। जब बच्चे सेटल हो गए तो अपने आप को करियर में दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया। तो महिलाओं की जो शारीरिक संरचना है वो भगवान ने ऐसी बनाई है कि उन्हें ये तो करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रॉपर योगा, एक्सरसाइज, मोटापा न बढ़ने देना, खाने पीने में बहुत ध्यान रखना, स्ट्रीट फूड, बाहर का खाना, जंक फूड, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। फ्रूट्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और जो घर में नॉर्मली हम लोग खाना बनाते और खाते हैं वो खाना चाहिए। इससे डेफिनेटली नेचुरल तरीके से कंसीव करना, प्रेगनेंसी होना, कंटिन्यू करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा चीज़ है।